Very good morning, students. Today we'll be taking up the fourth chapter, Consumer Equilibrium, Indifference Curve Analysis. We were in continuation. हमने indifference curve के बारे में पढ़ लिया था. We've got to know that what is indifference curve. ठीक है, किस बेसिस पे इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व को हम बनाते हैं, क्या हमारी अजम्पशंस हैं. तो ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अभी तक अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो पुरानी वीडियोस को रेफर कर लें. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो व्हाट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फ़ीचर होता है आईसी कर्व का. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आईसी कर्व आ रहा है. ठीक है, जो फिगर टेबल 1 गिवन है, सॉरी जो फिगर 1 गिवन है आपको, उसमें उन्होंने आईसी कर्व ड्रॉ किया. आईसी कर्व बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ परचेज करता है और हर कर्व के हर पॉइंट पे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है. तो कर्व का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स. आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इसका रीज़न ये है कि एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन को कम करना पड़ रहा है. अगर हमें एप्पल्स ज़्यादा खाने हैं तो हमें ऑरेंजेस की कंजम्पशन को कम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे इट इज़ नोन दैट आईसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसको दूसरे प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कम करना पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्स रिलेशनशिप इट हैपन्स दैट हमारा आईसी कर्व जो है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है थ्रू अगेन अ डायग्राम कि पहले हम 5 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे थे तो 2 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे थे पॉइंट ए पे. अब हमने ऑरेंजेस की कंजम्पशन को 2 यूनिट से कम कर दिया, 5 से 3 पे आ गए, तो हमारी एप्पल की कंजम्पशन जो है वो 1 यूनिट से बढ़ गई. तो सिंस कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड, सो हमारे आईसी कर्व का जो स्लोप होगा इट विल बी नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट इज आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन. ये जो शेप होती है आईसी कर्व की इसे कन्वेक्स कहा जाता है क्योंकि आईसी जो है जैसे जैसे स्लोप ऑफ आईसी कम होता जाता है क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट आते जा रहे हैं. जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं हमारा जो स्लोप है आईसी कर्व का वो कम होता जा रहा है. इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं. सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सटीट्यूट द गुड फॉर द अदर. एप्पल्स के बदले में ऑरेंजेस कंज्यूम करने हैं या ऑरेंजेस की जगह हमें एप्पल्स को सब्सटीट्यूट करना है तो वो हमें आईसी कर्व के थ्रू पता चलता है और उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं कि हम कितना एप्पल को जो है छोड़कर ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं. मतलब एप्पल्स की जगह हमने ऑरेंजेस को सब्सटीट्यूट कर दिया. ठीक है, तो दिस इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब एमआरएस जो है वो डिक्लाइन क्यों होता है? दे से दैट जितने ज़्यादा हम गुड्स एक्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, कंज्यूमर गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, उतनी ही उसकी गुड एक्स की जो डिज़ायर है वो कम होती जा रही है. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं तो एक पॉइंट पे आके उससे मिलने वाली जो डिज़ायर होती है या जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है. तो फर्दर हम उसको हमारे लिए उसकी डिज़ायर भी कम हो जाती है. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो धीरे धीरे फॉल करने लगता है और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा गुड हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिज़ायर हमारे लिए बढ़ने लग जाती है. तो इसकी वजह से एक एडिशनल यूनिट भी अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरा गुड वाई का तो उसकी वजह से गुड एक्स का जो वो है यूटिलिटी है वो कम होता जा रहा है. तो इट इज़ बिकॉज फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई. तो जितना ज़्यादा उसको गुड एक्स खाने कंज्यूम करने को मिलेगा वो गुड वाई को गुड एक्स के लिए उसकी डिज़ायर कम हो जाएगी और गुड वाई के लिए उसकी जो वो है दैट ही डजंट वांट टू गिव अप गुड वाई मोर. ठीक है, तो इसलिए जो सैक्रिफाइस वाई पर यूनिट है ऑफ एडिशनल एक्स वो कम होता जाएगा. सैक्रिफाइस जो वाई के लिए है वो कम होता जाएगा. इसलिए आईसी जो है इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन क्योंकि एमआरएस जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. उन्होंने इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप इस इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ही हमारा आईसी जो है वो इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन. ये जो पॉइंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये ऑफन पूछा जाता है दैट वाई आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. तो उसमें आपको ये आंसर मेंशन करना है बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और फिर आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज़ आई सी
कर्व वाई आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है फर्दर विद द टेबल ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है इट सेज दैट जितना ज़्यादा आपका आईसी कर्व ऊपर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। एक इंडिफरेंस मैप इन्होंने बनाया है जिसमें अलग अलग आईसी कर्व्स हैं, आईसी 1, 2, 3 एंड 4। तो आईसी 1 से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो सबसे कम है, आईसी 2 पे उससे थोड़ी ज़्यादा, आईसी 3 पे उससे ज़्यादा, एंड आईसी 4 पे जितने भी पॉइंट्स आईसी 4 पे बनेंगे उसमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आईसी 4 जब हम बनाएंगे तो हम गुड एक्स भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गुड वाई भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है इन कंपैरिजन टू दीज 3 आईसी कर्व्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायर आईसी इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर आईसी इंडिकेट्स द लोअर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी इट सेज दैट आईसी जो है आपस में दो आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका ये इन्होंने एक कर्व के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है। सपोज वी आर हैविंग टू आईसीज, ठीक है, आईसी 1 एंड आईसी 2, आई ए और बी जो है वो सेम कर्व पे हैं, और ए और सी भी सेम कर्व पे हैं। ठीक है, तो ग्रेटर ए सी की कंजम्पशन जो है, अगर हम सी पे देखें तो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज़ ग्रेटर देन गुड बी एट बी, तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई जो है वो सेम है दोनों पॉइंट्स पे। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो आईसी कर्व्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, तो देर ऑन द सेम, हमेशा वो पैरेलल रहेंगे, बट दे वुड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है दे सेज द आईसी कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब भी हम आईसी कर्व कंस्ट्रक्ट करते हैं ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि अगर सपोज फिगर 8 में देखिए, अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने गुड एक्स में कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, क्योंकि वाई पे जो पॉइंट उसमें उसने टच किया है वहाँ पे गुड एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी हम आईसी कर्व बनाते हैं तो हम इसी अजम्पशन से बनाते हैं कि हम जो दो कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, सिर्फ एक ही गुड की कंजम्पशन को हम आईसी कर्व में कंसिडर नहीं करते। उसी तरीके से अगर हम फिगर 9 देखें, अगर हमारा कंजम्पशन कर्व जो है, आईसी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने वाई कंज्यूम ही नहीं किया उस पॉइंट पे, तो it is practically not possible. IC curve focuses on the combination of two goods. We are not focusing on just the consumption of one good. ठीक है, तो IC curve जो है किसी भी एक्सिस को, इधर x एक्सिस और y एक्सिस कभी भी टच नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ कंज्यूमर्स बजट, जिसको बजट सेट एंड बजट लाइन भी कहा जाता है। अब कंज्यूमर का हम ये जो आईसी कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी एक अजम्पशन होती है कि हमारे वी हैव अ गिवन लेवल ऑफ इनकम जिससे हम दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है वो बेसिकली हमारा बजट होता है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज़ अ बजट ऑफ ₹60 टू बी स्पेंट ऑन गुड 1 एंड गुड 2। वी हैव टू गुड्स, ठीक है, गुड 1 और गुड 2, और उसको उसके ऊपर 60 रुपीज़ स्पेंड करने हैं। और गुड 1 का जो प्राइस है वो ₹2 पर यूनिट है, एंड गुड 2 का जो प्राइस है वो ₹1 पर यूनिट है। तो अगर हमारे पास 60 रुपीज़ है तो हम किस तरीके से जो है उसकी यूनिट्स जो है काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गुड 1 जो है वो ₹2 पर यूनिट है और गुड 2 जो है वो ₹1 पर यूनिट है। तो जब हम ज़ीरो गुड 1 खरीद रहे हैं, हमने एक भी पैसा गुड 1 पे नहीं लगाया, तो हमने सारा का सारा 60 रुपीज़ जो है वो गुड 2 पे लगा दिए, तो मतलब हमने 60 यूनिट्स खरीदी, क्योंकि गुड 2 जो है वो ₹1 का है। फिर हमने जैसे जैसे गुड 1 की कंजम्पशन को बढ़ाया, हमने 10 यूनिट्स जो है गुड 1 के खरीदे, तो ₹20 मतलब हमारे गुड 1 पे लग गए, तो ₹40 हमने गुड 2 पे स्पेंड किए। फिर हमने ₹20 अगर गुड 1 पे लगाए तो ₹20 ही हमने गुड 2 पे स्पेंड किए, एंड ₹30 अगर हम गुड 1 पे लगाते हैं तो 30 × 2 इज़ 60, तो सारा का सारा पैसा हमने गुड 1 पे लगा दिया, तो गुड 2 जो है वो ज़ीरो हो गया। तो बजट सेट जो है इट इज़ ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर इनकम। ठीक है, ये हमारा बजट सेट है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है गिवन बजट में अलग अलग गुड्स को परचेज करता है, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ गुड्स गिवन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द बजट इक्वेशन को जो है इट इज़ P1 X1
प्लस P2 X2 दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो ये हमें बजट इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बजट लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ होती है। अगर आप जो हमने अभी ये जो स्केड्यूल समझा है, जो सेट समझा है, इसको जब आप कर्व के ग्राफ में बनाओगे तो आपका ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। जब 0 गुड 2 है तो आपने जो है 60 यूनिट्स, जब 0 गुड 1 है तो आपने 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2 खरीदे। एंड जैसे जैसे आपने गुड 1 की कंजम्पशन बढ़ाते गए, आपका गुड 2 का जो परचेज़ है वो कम होता गया, और उसके बेसिस पे आपका ये बजट लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, सो लाइन इज़ कॉल्ड बजट लाइन। लाइन ए बी जो है, ये जो हमने इसमें कंस्ट्रक्ट करी है, दिस इज़ अ बजट लाइन। वाई? सो कंज्यूमर इज विद इज गिवन इनकम ऑफ 60 कैन बाय 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 and 60 units of good 2 or the possible combination on the line AB. Each point on the line AB indicates one combination of good 1 and good 2 which a consumer can buy with his given income and the given prices of good 1 and good 2. So इसलिए इसको बजट लाइन बोला गया है, क्योंकि उस लाइन पे प्रेजेंट कोई भी जो पॉइंट होगा उसमें जो है कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है, जैसे इस केस में हमें 60 रुपीज़ गिवन है, तो वो 60 रुपीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है उसी लाइन पे सेटअप हो सकते हैं। तो बजट लाइन बेसिकली इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 and good 2 which a consumer can buy given his budget and his prices of good 1 and good 2. So anywhere on the budget line a consumer is spending his entire income either on good 1 or on good 2. ठीक है, तो या तो अपनी सारी इनकम गुड 1 पे लगाएगा या सारी इनकम गुड 2 पे लगाएगा, या वो कुछ गुड 1 खरीदेगा कुछ गुड 2 खरीदेगा। तो वो उसके पास जो बजट है 60 का, वो उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर काम करेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बजट लाइन ए बी को प्राइस लाइन भी बोला जाता है, बिकॉज लाइन ए बी शोज 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 दैट आर इक्वल टू 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2 इन द मार्केट। तो इससे जो है हम प्राइस ऑफ गुड 1 और गुड 2 भी काउंट कर सकते हैं, अगर हमें ये यूनिट्स हमें पता चल जाए तो। ठीक है, बजट लाइन में अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? जितने भी पॉइंट्स जो हैं वो बजट लाइन के अंडर आ रहे हैं, जैसे कि फीजिबल और ये जो पिंक एंड वाइट में जो डॉट्स हैं, ये सारे के सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मतलब 60 रुपीज़ के अंदर अंदर हम ये सारे कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हैं। पर जो बजट लाइन के बियॉन्ड चला गया है वो हमारे अनअटेनेबल या नॉन फीजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मतलब हमारे पास उतनी इनकम ही नहीं है कि हम उतने यूनिट्स को परचेज कर सके, इसलिए उसे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा गया है। ओके, सो नेक्स्ट स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, हम कवर करेंगे। अभी के लिए आप जो है प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, बजट लाइन के बारे में पढ़ लीजिए। बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों कहा जाता है, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।